विदुर की जीवन संगिनी, दिल छू लेने वाली कहानी। दुल्हन बनी सिया सज संवर कर बैठी थी और 7 वर्षीय विवान उसकी गोद में बैठा कभी उसकी चुनरी से खेल रहा था तो कभी कंगनों पर हाथ फेर रहा था। उसके हर्ष का पारावार नहीं था। उसके पापा उसके लिए प्यारी सी माँ ले आए थे। माँ के प्यार को तरसता विवान आनंद के अतिरेक से फूला नहीं समा रहा था। नन्हा विवान गोद में ही सो गया था। सिया धीरे से उठी और उसे गोद में लेकर बिस्तर पर सुला दिया। सिया एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी और 5 बहनों में सबसे बड़ी। पिता की मामूली सी आय में जैसे तैसे सबका गुजारा चल रहा था। उसके पिता काफी लंबे समय से सिया के विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे थे, किंतु बात लेन देन पर आकर अटक जाती थी। अंत में किसी ने विनय का रिश्ते सुझाया। एक विदुर थे विनय और उनका एक 6 वर्षीय पुत्र था विवान। उनकी पहली पत्नी का देहांत विवान के जन्म के समय ही हो चुका था। तब उन्होंने सोचा था कि वे अब कभी विवाह नहीं करेंगे और विवान पर अपना संपूर्ण ध्यान और स्नेह देकर उसका पालन पोषण करेंगे। किंतु ये सब इतना आसान तो नहीं होता। विवान भी जब भी विद्यालय में अपनी साथियों से उसकी माँ की बातें सुनता तो उसका नन्हा सा हृदय विदीर्ण हो जाता। घर आकर पिता से लिपट जाता था। पापा, मेरी माँ कब आएंगी? मेरी माँ कहाँ गई हैं? जिसका विनय के पास कोई उत्तर नहीं होता था। वह जैसे तैसे विवान को समझा बुझाकर बात को टाल देते थे, लेकिन माँ की ममता के लिए तरसते विवान के अबोध चेहरे को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ जाता था। फिर अपनी इकलौती बड़ी बहन नीता और सभी रिश्तेदारों के दबाव और समझाने से वे दूसरे विवाह के लिए तैयार हो गया। विनय का सौम्य स्वभाव और उनकी संपन्नता देखकर सिया के पिता इस विवाह के लिए तैयार हो गए। सिया को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसके सारे कोमल सपने जैसे छन्न से टूट गए। हर लड़की की तरह उसने भी अपनी भावी जीवन साथी के लिए कई सपने सजाए थे, लेकिन अब वे एक विदुर की जीवन संगनी बनने जा रही थी, जिसे पहले से ही एक पुत्र भी था। किंतु घर की परिस्थितियों और अपने पिता की व्यवस्था को देखकर सिया ने इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। उसने हृदय पर पत्थर रखकर अब ये मान लिया कि शायद यही उसकी नियति है। जल्दी ही वह विनय की दुल्हन बनकर घर आ गई। उसने अपने भाग्य के साथ समझौता करके इस परिवार को हृदय से अपना लिया। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वह विनय के इस घर को प्रेम की सुरभि से महका देगी और नन्हे विवान की स्नेहिल और ममतामयी माँ बनकर उसकी माँ की कमी को दूर कर लेगी और संपूर्ण ममतत्व उस पर लुटा देगी। विवान भी उसे देखकर बहुत प्रसन्न था, लेकिन सिया की इकलौती ननद विनय की बड़ी बहन नीता पूरे विवाह उत्सव के दौरान उखड़ी उखड़ी और खिसी खिची रही। सिया उनके मनोभाव को समझ रही थी कि शायद वे अपनी पहली भाभी को भूल ना पाई हों, इसलिए इनका व्यवहार ऐसा है। सिया का गृह प्रवेश होते ही विवान उससे लिपट गया। मेरी माँ आ गई। अब मैं भी अपने सभी दोस्तों को दिखा दूंगा कि मेरी भी माँ है, मेरी प्यारी सी माँ। उसकी सबोध और स्नेह पर सिया का मन ममता से भर गया। उसने भी विवान को प्यार से उठाकर गोद में ले लिया। विवाह की पहली रात गुड़ी मुड़ी सी सिया दुल्हन बनी सिमट कर बैठी थी और विनय जी की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर बाद विनय जी आए और उसके बगल में बैठते हुए बहुत गंभीर स्वर में कहा, देखो सिया, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना। मैंने ये विवाह केवल और केवल विवान के लिए किया है, क्योंकि उसे माँ का प्रेम चाहिए था। मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था और अभी भी बहुत प्रेम करता हूँ और उसे भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें पत्नी का स्थान नहीं दे सकता, लेकिन ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखूँगा और तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। चलो अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। ये कहकर उन्होंने पलंग पर से तकिया उठाया और सोफे पर जाकर सो गए। सिया का हृदय जैसे बैठ गया। एक बार को जी किया कि सब कुछ छोड़कर चली जाए अपने मायके। जब पत्नी का स्थान मिल ही नहीं सकता तो फिर काहे का विवाह। मगर फिर आंखों के समक्ष माता पिता का कतार चेहरा घूम गया, जिन्होंने कितनी कठिनाई से उसका विवाह किया था। चारों छोटी बहनों का चेहरा कौंध गया। शायद उसके मायके लौट जाने के बाद कोई उनसे विवाह करने में भी कतराता।
आंसू पोंछकर उसने भारी हृदय से इसे भी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। विवाह के दूसरे ही दिन नीता दीदी भी जाने को तैयार हो गई। विनय जी ने कहा भी 1-2 दिन ठहर जाने को, मगर वे कुछ आवश्यक कार्य की बात कहकर चली गई। समय अपनी गति से चलता रहा। सिया के विवाह को 4 महीने हो चुके थे। उसने अपनी परिपक्वता, स्नेह और समझदारी से पूरे घर को स्नेह के एक सूत्र में बांध दिया था। और नन्हा विवान, उसे तो जैसे खुशियों का सागर मिल गया था। माँ के हाथ से खाना, माँ से कहानी सुनकर सोना, माँ के हाथों से तैयार होकर विद्यालय जाना। सिया को पूर्ण रूपेण उसने अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था और सिया भी उसे इतना स्नेह करने लगी थी कि उसे लगता ही नहीं था कि विवान उसका कोख चाया पुत्र नहीं है। उसका दिन तो किसी प्रकार विवान के साथ बीत जाता था। विनय जी भी हर प्रकार से उसका ध्यान रखते थे, पर रात को विनय जी का कमरे में आकर और तकिया उठाकर सोफे पर सो जाना उसके हृदय के सहस्त्रों खंड कर देता था। परंतु सिया अपनी ओर से विनय जी का हृदय जीतने का प्रयास में लगी रहती थी। उनके बिना बोले उनके सारे कार्य करना, उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं उनके कहे बिना सामने रख देना, उनके पसंद का भोजन बनाना। परंतु विनय जी अभी तक उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे। एक दिन छुट्टी का दिन था और विनय जी घर में ही थे, तो उठने में देर हो गई। जब वे कमरे से निकले तो सिया चौड़े लाल बॉर्डर वाली पीली साड़ी में, सिर पर पल्लू रखे हुए, हाथ में पूजा का थाल थामे तुलसी में जल अर्पित करने जा रही थी। विनय जी उसका ये सौम्य रूप देखते ही रह गए। अचानक सिया की दृष्टि उन पर पड़ गई तो उन्होंने अपनी दृष्टि तुरंत फेर ली, मगर उसे एक पल में ही सिया ने उनकी दृष्टि में अपने लिए प्रशंसा के भाव पढ़ लिए थे। उसका हृदय आज खुशी से झूम उठा। शायद सफलता की ओर ये पहला कदम था। नाश्ते के बाद वह विवान के साथ खेलने लगी तो दूर बैठे विनय जी भी उन दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्हें ये मुस्कुराते देखकर विवान ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और मचलते हुए कहा, आइए ना पापा, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। विनय ना नहीं कर सके और तीनों का बहुत प्यारा सा समय गुजरा। आज विनय जी के चेहरे पर भी अलग ही चमक थी। अगले दिन भी विनय के कार्यालय जाने के बाद सिया पुलकित हुई सी घर में फिर रही थी। शाम को विनय जी घर आए तो जब उसने चाय नाश्ता उनकी ओर बढ़ाया तो विनय जी ने कहा, आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, बहुत थक गया हूँ। ये नया बॉस आया है तो अभी शायद हम लोगों को कुछ दिन ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके। सिया को बहुत अच्छा लगा। पहली बार विनय जी ने अपने कुछ बातें उसके साथ साझा की थी। विनय में आने वाले बदलाव को अनुभव कर अब सिया भी खिली खिली सी रहने लगी थी। एक दिन कार्यालय में कुछ ज़्यादा काम था शायद, तो विनय काफ़ी थके हुए थे। उन्होंने सिया से कहकर खाना भी जल्दी खाया और कमरे में चले गए। सिया जब तक रसोई का काम समेटकर कमरे में पहुंची तो देखा कि विनय पलंग पर ही सो चुके थे। वे कुछ देर तक उलझन का भाव लिए खड़ी रही, फिर उसने धीरे से तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ने लगी तो विनय जी ने आहट पाकर आंखें खोलकर कहा, कोई बात नहीं सिया, उस तरफ से तुम सो जाओ। सिया आश्चर्य मिश्रित खुशी से उनका चेहरा देखती ही रह गई। विनय शीघ्र ही फिर सो गए, पर सिया को जैसे खुशी के मारे नींद ही ना आ रही हो। सुबह विनय के कार्यालय जाने के समय जब सिया ने टिफिन पकड़ाया तो वह बोले, अरे हाँ सिया, मैं तुमसे कहना ही भूल गया। अभी कुछ देर पहले दीदी का फ़ोन आया था। वे कल 10-12 दिनों के लिए यहाँ आ रही हैं। कल शाम तक वे यहाँ पहुँच जाएंगी। तुम उनके रहने का अच्छे से प्रबंध कर देना। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, कहकर विनय निकल गए। दूसरे दिन नीता दीदी आ चुकी थी। सिया बहुत मन से उनके स्वागत में लगी हुई थी, पर अभी तक उन्होंने एक बार भी सिया को नहीं टोका। वह बस विवान और विनय से बातें करती जा रही थी। सिया थोड़ी आहत हुई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर अपने मन को समझा लिया और कामों में लग गई। खाना खाने के लिए सबको बुलाने आ रही थी तो उसने सुना कि नीता दीदी विनय से कह रही थी, अरे तूने घर का सेटअप क्यों बदल दिया? विनय ने शांत भाव से कहा, दीदी सबकी सुविधा के अनुसार सिया ने थोड़े बहुत बदलाव कर दिए हैं। अरे बड़ा भोला है तू, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना।
वरना ये सब कुछ धीरे धीरे अपने हाथ में लेकर कब्जे में ले लेगी। मुंह देखता रह जाएगा तू। मैंने तो तुझे कहा ही था कि मेरी सहेली की ननद से विवाह कर ले। अरे तलाकशुदा है तो क्या हुआ, कितनी दौलत है उसके पास। मीता दीदी फुसफुसाई। इस पर विनय थोड़ा चिढ़कर बोल रहे उठे, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ जाती हो दीदी। पहली बात ये कि मैं तुम्हारी सहेली की ननद से विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका स्वभाव वैसे ही थोड़ा उग्र है और वह बहुत आज़ादी पसंद है। वह सिर्फ अपनी मनमर्जी से जीना चाहती है, पर मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे घर वालों को बांध कर रख सके। ऐसे में सिया मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इस विवाह के लिए हामी भरी और सचमुच में उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। अरे तू देख लेना, वे तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, नीता दीदी ने वाणी में विष घोलकर कहा। तब तक सिया पर दृष्टि पड़ते ही दोनों चुप हो गए। सिया का हृदय रो गया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और सबको खाने के लिए बुला लिया। सबको बड़े प्रेम से खाना परोसा और विवान को अपने हाथों से खिलाने लगी। नीता दीदी ने तुरंत टोका, विवान इधर आ बेटा, मैं तुझे खिला दूँ। विवान ने तुरंत मासूमियत से कहा, नहीं बुआ, मैं तो माँ के हाथ से खाऊंगा। नीता दीदी ने प्रत्यक्ष में कुछ कहा तो नहीं, पर बिल्कुल जल भुन गई। विनय मुस्कुराकर रह गए। अब हर दिन का यही हो गया। दीदी अवसर मिलते ही विश्वमन करके विवान को और विनय को उससे दूर करने का प्रयास करती रहती थी। सिया सब कुछ जान समझकर भी शांत रहने का प्रयास करती रहती थी। वह विनय जी की बड़ी बहन थी, इस नाते वह लिहाज करके चुप रहती थी। उस दिन दूध खत्म हो गया था और घर में दूध नहीं था। विनय जी के आने का समय होता जा रहा था। उनके आने पर उनके लिए चाय बनाने के लिए भी दूध नहीं था, तो सिया दूध लेने के लिए दीदी से कहकर बाजार की तरफ निकल गई। जब वे वापस आई तो उसने देखा कि नीता दीदी ने विवान को गोद में बिठाया हुआ है और उसे समझाने का प्रयत्न कर रही थी। बेटा, ये जो तू माँ माँ करके जिसके पीछे पड़ा रहता है ना, ये तेरी माँ नहीं है, ये चुड़ैल है। ये किसी दिन मार डालेगी तुझे, ये तेरी सोतेली। सिया आपे से बाहर हो गई। वह वहीं से चीख पड़ी, बस कीजिए दीदी, आपने जो कुछ भी कहा और किया मैं इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, पर आज आप मेरे बेटे को मेरे विरुद्ध भड़का रही हैं। मैं सबको सहन कर लूँगी, लेकिन कोई मेरे बेटे की मासूमियत और उसके अबोध मन को चोट पहुँचाए, ये मैं कतई सहन नहीं कर सकती। दोबारा ऐसा करने का सोचिएगा भी नहीं, वरना अब मैं लिहाज नहीं रख पाऊंगी। नीता दीदी जैसे गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने विवान को गोद से उतार दिया और चीख कर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? अरे भिखारियों के खानदान की लड़की है तू, यहाँ आकर तेरे पर निकल आए हैं। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुझे इस घर से बाहर निकलवा दूँ। अपने भाई से कहकर, रुक जा, अभी तेरा दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर सिया को तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी पीछे से विनय जी आ गए और उन्होंने झट से दीदी का उठा हुआ हाथ पकड़ लिया। हाथ बढ़ाकर उन्होंने सिया को अपनी तरफ खींचकर बाहों के घेरे में थाम लिया और बोले, दीदी, तुम जब से आई हो केवल जहर ही उगल रही हो। अपने भाई का हंसता खेलता घर क्या तुमसे सहन नहीं होता? ये सब क्यों कर रही हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी बात मानकर तुम्हारी पसंद की लड़की से विवाह नहीं किया? अरे क्यों करता मैं उससे विवाह? जीवन मुझे बिताना है, तुम्हें नहीं। मैं सोचूंगा कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। मुझे तो जो कहती थी। आज तो तुमने विवान को भी नहीं छोड़ा, उसके बाल मन में भी अपनी माँ के विरुद्ध विष की बेल बो रही हो, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए कोई मेरी पत्नी पर उंगली भी उठाए, मैं सहन नहीं कर सकता। मत भूलो कि सिया मेरी पत्नी है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने संसार में। तुम अपने भाई के पास आई हो, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। खुशी खुशी रहो और अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाओ। ईश्वर के लिए यह अशांति और गंदगी यहाँ मत फैलाओ। दीदी विस्फारित नेत्रों से विनय जी की और देखती रह गई, फिर धीमे कदमों से अपने कमरे में चली गई। विनय ने सिया को अपने वक्ष से लगा लिया। आज सिया को पूरा संसार मिल गया। आज विनय जी ने उसे अपनी पत्नी का स्थान दे दिया।
हर्ष के अतिरेक से आंखों से बहते हुए प्रेमाश्रु विनय जी की कमीज भिगोने लगे। विनय जी ने झुककर उसकी पलकें चूम ली। नन्हा विवान आकर सिया के पैरों से लिपट गया तो दोनों हंस पड़े। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।